तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ये आपका तीसरा चैप्टर है, या कह सकते हैं केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, 9th क्लास का। तो एनसीईआरटी से हम लोग बुक रिव्यू कर रहे हैं कि ये बुक को आपको कैसे पढ़ना है, खासतौर पे एनसीईआरटी बुक को आपको कैसे पढ़ने हैं। तो बुक्स का रिव्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बुक्स में क्या कहे गए हैं। बुक वाइज एकदम पंक्ति वाइज समझेंगे कि इसको कैसे पढ़ने हैं। तो जहाँ पे अंडरलाइन करें समझ लीजिए वो कीवर्ड है, और उसको आपको नोट डाउन करने हैं, या तो आप उसी के इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा चैप्टर होगा। तो चलिए हम चैप्टर पे पहुंचते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन भारत एवं ग्रीक, देखिए भारतीय और ग्रीक उस वक्त अध्ययन के क्षेत्र में आ गए थे। दार्शनिक द्रव्य, दार्शनिक जो थे, दार्शनिक का मतलब हो गया कि जो साइंस को, प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हम दार्शनिक कह रहे थे। तो जो दार्शनिक करते थे किसको, मतलब देखते थे, अध्ययन करते थे द्रव्यों को। यहाँ द्रव्य अलग टाइप से लिखा हुआ है, तो इस द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, कि अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाजता के मत में के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते हैं, मतलब पदार्थ को विभाजित करते हैं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को, किस कण को, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुथा कात्याम, कौन, पकुथा कात्याम ने इस मत को विस्तृत रूप में समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के विभिन्न रूपों के प्रदान करते हैं। यानी भारत में ये पहले से ही पता था कि जो भी पदार्थ है वो सूक्ष्मतम कण से बना हुआ है, और सूक्ष्मतम कण स्वतंत्र रूप में पाए नहीं जाते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा। ये बाद में नियम कौन बनाया, कहाँ से चोरी हुआ, ये आपको पता चलेगा। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटिस, कौन, डेमोक्रिटिस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये तो दोनों का बात एक ही है, कनाद का और डेमोक्रेटिस का, परंतु याद रखें उस वक्त ना भारत को ग्रीक जानता था, ना ही ग्रीक को भारत जानता था। तो उसका मतलब है कि दोनों के अलग अलग विचार आए हैं। वो दोनों एक दूसरे को बताए नहीं हैं, बल्कि वो दोनों अलग अलग देशों में एक ही थ्योरी को दोनों लिख रहा था। जब प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं, उन्होंने इसे अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए, और 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व जो हैं वो कैसे बने हैं, तत्व किस प्रकार से बने हैं, या कैसे संयोग करते हैं, क्यों संयोग करते हैं, ये सब की जानकारियां हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए या लेवोजीरियस भी इनको बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे हिंदी में लवाजिए लिख रहा है, ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिससे रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। और इनका नियम क्या था, तो उस नियमों को हम जानते हैं रासायनिक संयोजन के नियम के नाम से। कौन सा नियम, जिसके द्वारा हम ये पता करेंगे कि किस प्रकार से पदार्थों का निर्माण होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो हम रासायनिक संयोजन के नियम द्वारा समझते हैं। लवाजिए एवं जोसेफ एल प्रॉस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रदान किए। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप क्रियाकलाप
को समझते हुए चलें। सबसे पहले इधर चलते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होती है, संपन्न होता है, तब द्रव्यमान में क्या होता है। तो आप इस क्रियाकलाप को समझें कि क्या है। कह रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि दो रसायन लिए, एक रसायन को हम X और दूसरे को Y किए, एक युगल लिए। अब पहला हम क्या किए कि कॉपर सल्फेट का 1.25 ग्राम एवं सोडियम कार्बोनेट का 1.43 ग्राम लिए और दोनों को क्या किए, मिला दिए। या दूसरा परखनली हम लें और उसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिला दें। ये मात्रा जो दिया गया है 1.22, या आप अपने हिसाब से मात्रा को, या आप चाहें तो 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम इस टाइप से भी माप सकते हैं। लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को क्या किए, मिला दिए। अब जब दोनों युगल, आपका 3 युगल तैयार हो गया, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का, दूसरा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, और तीसरा लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। अब क्या करें कि ये जो युगल तैयार हुआ, मतलब जो मिलाए, युगल मीन्स होता है जोड़ा, जो दो चीज़ों को मिलाए, तो रसायन अलग अलग विलयन को 10 ml जल के में तैयार कीजिए। मतलब इसको 10 ml जल लेके उसमें डाल दीजिए। अब तैयार युगल जो विलयनों में से बाई के विलयन को एक शंकुआकार फ्लास्क में लीजिए और X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए और छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में लटकाइए, और ताकि दोनों विलयन मिश्रित ना हो, तत्पश्चात फ्लास्क में कुछ, या इस टाइप से बोला गया है कि आप मिश्रित ना हो। और आप व्यवस्था कैसी कर लें, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ऐसी व्यवस्था कर लें कि शंकुआकार फ्लास्क में आप एक विलयन को लीजिए, दूसरे विलयन को कहाँ लेते हैं, हम लोग इस परखनली में लेते हैं और इसको टांग देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाई के विलयन संयुक्त शंकुआकार फ्लक्स में डूबी हुई X के विलयन युक्त छोटी परखनली में है। अब देखिए इसके निष्कर्ष क्या निकलता है। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। मतलब अब क्या कीजिए, अब आप पूरे फ्लास्क को तौल लीजिए, वो शंकुआकार जो फ्लास्क लिए हैं। अब फ्लास्क को झुकाकर इसे प्रकार घुमाइए कि जिसमें X और Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। मतलब पहले आप बिना मिलाए हुए तौल लीजिए और फिर सबको मिला के तौल लीजिए। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंकुआकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ? और फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? ताकि कोई गैस जो उत्पन्न हो जाए वो गैस बाहर ना जाए, इसलिए फ्लास्क लगाते हैं। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? तो अगर परिवर्तन होकर कोई नया वस्तु बना भी दिया परंतु वजन में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान सुरक्षित था। यानी यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना उत्पत्ति होता है और ना ही विनाश होता है। तो आशा है कि आप द्रव्यमान संरक्षण नियम समझ गए होंगे। इसे आप घर पे भी कर सकते हैं कि क्या करें, पानी लें, गिलास लें और चीनी लें, ये तीनों को पहले अलग अलग तौल लें और फिर तीनों को मिला दें और तीनों को मिलाकर फिर तौल लें। आपको पता चलेगा कि तीनों का जो वजन होगा वो तीनों के अलग अलग वजन के कुल योग के बराबर होगा। इसका मतलब है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। अगला है स्थिर अनुपात का नियम। तो पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का, जो अभी अभी आप क्रियाकलाप से सीखे भी, ये आप प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। और कॉर्क क्यों लगाया गया था ये पूछा गया है, क्योंकि गैस जो निकल जाएगा, गैस का भी कुछ द्रव्यमान होगा और बहुत छोटे पैमाने पे हम निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए हम कॉर्क लगा के उस गैस को भी रोक लिए हैं। स्थिर अनुपात का नियम। लवाजिये एवं अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, से निर्मित होता है, और इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। यानी किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इससे किसी स्थान से प्राप्त किया जाए अथवा किसी ने भी बनाया हो। अगर वही यौगिक है, जैसे जल अगर है, वो तालाब का हो, झील का हो, समुंदर का हो, अगर उसका रासायनिक संरचना देखेंगे तो उसमें H2O होगा
मतलब 2 अणु जो होंगे वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 1 परमाणु ऑक्सीजन के होंगे, और ये हमेशा निश्चित होंगे, इसलिए इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे उसी चीज को यहाँ दिया गया है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात अगर निकालें तो ये होगा 1:8 होगा, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, कहीं से भी जल लिया गया हो। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा, अगर यह नियम काम करता है तो। इसी प्रकार अमोनिया अगर देखें तो अमोनिया का जो होता है वो आपको पता होगा कि 14 होता है, मतलब नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का हो गया 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3, इसलिए अनुपात हो गया 14:3। तो हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में होंगे। अतः हम कहें कि अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो, आप प्रयोगशाला में करें या कहीं से प्राकृतिक रूप से इकट्ठा करें, तो अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो, इसमें किसी भी स्रोत से ली गई हो, उपरोक्त उदाहरण में स्थिर अनुपात का नियम व्याख्या होता है, जिससे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। और इस नियम को किसने दिया? प्रोस्ट ने बताया। इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये आपको नियम याद रखना पड़ेगा। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। जैसे हमने जल का देखा 1:8, अमोनिया का देखा 14:3, वैसे ही हर एक यौगिक का अगर आप निकालिएगा तो आपको निश्चित अनुपात मिलेगा। आगे है जॉन डाल्टन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक कौन से वैज्ञानिक है, क्या कार्य किए। तो जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था, मतलब ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, और गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। अब यहाँ पे है कि गरीब जुलाहा परिवार में होता, जुलाहा मतलब जो कपड़े धोते हैं, और गरीब थे, इसका मतलब इनके पास एक्सपेरिमेंटल पावर कम होगा और ये लोकल वस्तुओं पे प्रयोग करते होंगे। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीविका शुरू कर दी, मतलब 12 वर्ष से ही ये पढ़ाना शुरू कर चुके थे। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, मतलब 12 7 19, यानी 19 साल में ये प्रिंसिपल बन चुके थे। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित और भौतिक रसायन पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर में ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, गणित, भौतिकी और रसायन। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया, और सन 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रवों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं परमाणु सिद्धांत। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी, जिसमें अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रवों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। द्रव्य की प्रकृति मतलब पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति में के बारे में इन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया। डाल्टन ने द्रवों को विभाजिता का विचार प्रदान किया कि पदार्थों को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पदार्थों को विभाजित करते चले जाइए। जिस समय तक दार्शनिकता माना जाता था, ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रवों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया जा रहा था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। और डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की, मतलब इन्होंने उसे व्याख्या किया अपने तर्क के आधार पे। युक्ति संगत का मतलब तर्क करके, ठीक है। जैसे आप अगर किसी धार्मिक सिद्धांतों को कीजिएगा तो वो तर्क पे नहीं होता है, आपको मानना पड़ जाएगा। यहाँ पे आप तर्क कीजिए, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, वो सब के सब सूक्ष्म कणों से मिलके बने, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, समांग हो, विसमांग हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, चाहे कुछ भी हो,
किसी भी अवस्था में हो, वो परमाणु से ही बना हुआ है, सजीव हो निर्जीव हो सब के सब। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हुई। इन्होंने बताया कि सभी द्रव परमाणु से निर्मित हैं। सबसे पहला कि सारे पदार्थ किससे निर्मित हैं? परमाणु से। दूसरा क्या इन्होंने बोला? परमाणु अविभाज्य सुस्तम कण है। तो ये तो पहले से ही कणाद मुनि बोल चुके थे, ये उन्हीं वाला कॉपी किया हुआ है। जो रासायनिक अभिक्रिया से ना तो सृजित होती है ना ही उसका विनाश होता है। इन्होंने अपना थोड़ा सा जोड़ा, ठीक, हाँ, परंतु ना विनाश होता है ये तो पहले से ही था, ठीक। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म में भी समान होता है। यानी वो परमाणु एक दूसरे से केवल जो एक तत्व का होता है, मतलब यहाँ पे आप पहले इस बात पे देख, दिए गए तत्व यानी एक तत्व का जितना भी परमाणु होगा सब एक जैसा होगा। अगर सोना का परमाणु है तो वो सोने जैसा होगा, लोहा का परमाणु है लोहे जैसा होगा, एल्युमिनियम का परमाणु है एल्युमिनियम जैसा होगा, लोहा का परमाणु एल्युमिनियम जैसा नहीं होगा। क्लियर? आगे कहते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पे इन्होंने पहला क्या कहा? एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे और भिन्न भिन्न तत्व के सारे परमाणु भिन्न भिन्न जैसे। हाँ, ये सब अपवाद के तौर पे है, क्योंकि इनका एक एक नियम, जितना भी नियम ये बोले हैं सब भी एक एक करके गलती हुआ है। तो हाँ, उस वक्त तक इन्होंने क्या बोला कि लोहे का और एल्युमिनियम का, लोहे का सारा परमाणु लोहा जैसा होगा, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम जैसा होगा। कभी भी किसी भी दो तत्व का परमाणु एक जैसा नहीं होगा। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। हाँ, इन्होंने ये चीज बोल दिया जिसको हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, कि कभी भी कोई परमाणु टूट के अभिक्रिया नहीं करेगा, वो जब भी करेगा पूर्ण रूप में करेगा। यानी अगर हम H2O भी बनाते हैं तो हाइड्रोजन का पूरा परमाणु ऑक्सीजन के पूरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा परमाणु हाइड्रोजन का है और आधा ऑक्सीजन का है। जब भी होगा अगर हाइड्रोजन का है तो पूरा का पूरा होगा, मतलब पूर्ण संख्या में होगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं गुणित अनुपात के नियम। तो डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया, यही वाला जो नियम है ये गुणित अनुपात के तौर पे हम लोग जानते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। मतलब यौगिकों में परमाणु की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाम से हो सकता है आप सुने होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ये आप देख रहे हैं। इसको समझने के लिए एक प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि एक अभिक्रिया में 3.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 और 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल C2H5, ये तो एथेनोइक अम्ल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो एथेनॉल का हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल आगे हम लोग देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एथेनोएट, हम ये सब की मात्रा ले लेंगे। और ये सब लेंगे कहाँ से? तो ये सब के सब हम लेंगे प्रयोगशाला में से। आपके प्रयोगशाला में ये सारे चीज़ मौजूद हैं, ठीक है। जल उत्पादक के रूप में प्राप्त होगा और इस अभिक्रिया द्वारा दिखाएं कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अनुरूप है। तो आप क्या करें? सिंपल है, आपको अगर हो सकता है 0.9 ग्राम तौलने नहीं आता होगा, तौलने में कठिनाई हो इतना कम, तो आप क्या करें? सबका 10-10 ग्राम ले लें। हाँ, ये क्यों बोला जाता है कि कम लेना जाए? क्योंकि प्रयोगशालाओं में बहुत कम मात्रा में आधा किलो के कोई भी केमिकल इस टाइप से रहता है, और जितने बच्चे रहते हैं अगर वो 10-10 ग्राम लेना चालू करें तो एक के दिन के एक्सपेरिमेंट में सब खत्म कर देगा। तो इसलिए आप कम मात्रा में लें। परंतु मान लीजिए कि आधा चम्मच सभे लिए और सबको मिला दिए, ठीक है, सबको मिला दिए, तो मिलाने के बाद क्या होगा? कुछ अभिक्रियाएं होगी। और फिर क्या हुए कि जितना हम मिलाए हैं सबका अलग अलग द्रव्यमान को एक साथ तौल लिए, तो हमारा क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर सही है तो इसका मतलब है कि उसके मिलाने के बाद भी वजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन, आपको एक सोचने वाला दिया गया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ
पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? ये सिंपल है, अगर 1 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ करता है तो 3 ग्राम कितने ग्राम के साथ? तो 24 ग्राम के साथ करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नियम लागू हुआ? निश्चित अनुपात वाला। आगे है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? मतलब डाल्टन ने जो सिद्धांत लिया वो कौन कौन से क्या है? आगे है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का पालन करता है। तो पहला कि ये टूटेगा और इसका जो भी टुकड़ा होगा, सारे परमाणु होंगे, वो संयुक्त रूप में कर दिया जाए तो वो फिर से उतना ही बना लेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम का पालन करता है? तो ये जो पूर्ण गुणक वाला है, ये पूर्ण गुणक वाला निश्चित अनुपात को व्याख्या कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु क्या होता है डाल्टन के सिद्धांत के बाद। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? देखे होंगे, घर की ही, अगर इमारत नहीं भी देखे होंगे तो घर में देखे होंगे दीवार बनते। इन दीवारों में एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? किसी बॉबी या एंटी होल। अब रचनात्मक इकाई क्या होती है? एक इमारत किस चीज से बनता है? ईंट से, जो मोदी जी रखने वाले हैं मंदिर के लिए, मंदिर के लिए चांदी के, ठीक। तो उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो इमारत की रचनात्मक इकाई ईंट होती है, वो ईंट से मिलके बनता है। वहीं किसी बॉम्बी जो चींटी का घर होता है, रचना आप देखे होंगे कभी, बॉम्बी एंटी होल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, यह रेत या छोटा सा कण होता है। और इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचना इकाई के परमाणु इकाइयों से हुई है। अब बायोलॉजी में ये पढ़ चुके होंगे कि कोशिकाओं की भी रचना छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म सेल से होती है, जीवों की भी, सजीवों की भी। आगे बात करते हैं परमाणु कितने बड़े होते हैं, मतलब परमाणु के आकार की बात करते हैं। तो परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसका हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं ना, या आप सोच सकते हैं, उससे भी छोटा होता है। आप जिस भी वस्तु को सोच लीजिए कि ये सबसे छोटा होगा, उससे भी ये छोटा होता है, ठीक। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो एक बड़ी कठिनाई से कागज का एक शीट जितनी मोटी परत बन पाती है, मतलब एक बूंदा बन पाता है। लाखों परमाणु मिलेगा तब। परमाणु त्रिज्याओं को नैनोमीटर में नापा जाता है। परमाणु त्रिज्याओं को नैनोमीटर में, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 पर पावर -9। और -9 का मतलब समझ लीजिए 1 अरब, यानी 1 मीटर का अरबा टुकड़ा। तो 1 मीटर में 10 पर पावर 9 नैनोमीटर होता है। आगे अब उससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है कि कौन कितना है। जैसे परमाणु का आकार, तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा है, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होते हैं, इस कारण से। तो इसका क्या है? 10 पर पावर -10 आकार है, सबसे छोटा परमाणु का आकार। जल के अणु का आकार 10 पर पावर -9। हीमोग्लोबिन का आकार 10 पर पावर -8 नैनोमीटर में ये सब है। भलुकथी मीटर में ये कह सकते हैं। रेत कण, जो बालू का कण है, 10 पर पावर -4। और चींटी का आकार 10 पर पावर -2। और तरबूज का आकार 10 पर पावर -1। ये एक तुलनात्मक दिया गया। आप बताइए तरबूज से कितना छोटा होगा वो, ठीक। परंतु हम पढ़ने वक्त तरबूज जैसा मान के पढ़ेंगे, तभी तो हम उसको विस्तार से देख सकते हैं। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इस नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देखें या नहीं देख सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित माने होता है बड़ा प्रतिबिंब को देख सकते हैं जिससे उपस्थित परमाणु को स्पष्ट दिखाई
देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है जो सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है, और ये आप छोटा छोटा बूंदा बूंदा देख रहे हैं, वो सब क्या है, परमाणु है। आगे, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। डाल्टन ने पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किसने किया? डाल्टन ने किया। तो देखिए किस रूप में उनका प्रयोग कैसे हो रहा था, मतलब कैसे कैसे प्रतीक बनाए थे वो। ठीक, आज तो हम लोग हाइड्रोजन एच से, हाइड्रोजन एच से हीलियम करते हैं। वो क्या करते थे, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। आज भी जो प्रतीक है, जैसे आप H लिखते हैं तो H का मतलब होता है एक हाइड्रोजन परमाणु, अगर N लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक नाइट्रोजन परमाणु, मतलब ये परमाणु को। बर्जीलियस, नाम याद रखिएगा, ये वो बंदा है जिसने केमिस्ट्री को बढ़ने नहीं दिया था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उस तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। अब आप कहिएगा कि आपने बर्जीलियस पे कंप्लेन क्यों लगाया कि बर्जीलियस ने केमिस्ट्री को बढ़ने नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने एक जैव शक्ति का सिद्धांत दे दिया था, और ये चूंकि पढ़ने में महान थे इसलिए लोग प्रयोग करना बंद कर दिए। जैव शक्ति का सिद्धांत दिए, और इस सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी परमाणु, कोई भी यौगिक जो बनता है वो भगवान बनाता है, इंसान के बस की बात नहीं है, और इस चक्कर में कोई बना ही नहीं रहा था। परंतु इन्हीं का एक चेला था बोहलर, उसने इनका विरोध किया और सबसे पहला यूरिया यौगिक बना दिया प्रयोगशाला में, जिससे इनका जैव शक्ति का सिद्धांत खंडन हुआ। नहीं तो मालूम चलता हम भगवान भरोसे बैठे रहते, आज न कपड़े बनते, न रसायन बनते, न दवाइयां बनती। आगे, तो इनका संकेत इस टाइप का था, जैसे हाइड्रोजन को ऐसे बताते थे, कार्बन में एकदम बीच में भर देते थे काला जैसा, ऑक्सीजन को खाली छोड़ देते गोला जैसा, फास्फोरस की ये देख रहे हैं सिंबल, तो सबका अलग अलग था। आपको ये रटना नहीं है, देख लीजिए कि पहले के लोग कैसे अपना सिंबल बनाए थे इसके लिए, नहीं ना कि आप इसको बैठ कर रटने लगे कि हाँ इसे कोची था। ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको रटने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इस टाइप से डाल्टन यूज करते थे, मतलब ऐसे ऐसे पहचानते थे, वो डब्बा पे लिख दिए होंगे सिंबल के तौर पे। आगे, तो डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थान के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस था, साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, मतलब पहली बार कॉपर कहां पाया गया था? साइप्रस में। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे स्वर्ण अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला, येलो। आगे, आजकल इंटरनेशनल यूनिक ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये याद रखिएगा, आजकल जिस हम नामकरण का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन बनाया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो केमिस्ट्री के तत्वों और यौगिकों का नामकरण करता है। स्वीकृत प्रदान किया, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में, कैपिटल लेटर में, तथा दूसरे अक्षर को, पहला अक्षर को कैपिटल में, दूसरे अक्षर को स्मॉल में लिखा जाता है। क्लियर? जैसे आप यहां देख सकते हैं, H से हाइड्रोजन, L से एल्युमिनियम। हाँ, यहाँ पे पहला वाला एल आपका सही है, चूंकि ए कैपिटल है, एल, ए और एल दोनों कैपिटल वाला गलती है, ध्यान रखिए। यहाँ पे CO पहला वाला कोबाल्ट का सही है, दूसरा वाला CO गलती है। ठीक है, तो कभी भी दो गो कैपिटल मत लिख दीजिएगा, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त रूप से करके बनाया गया है। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का Cl दो अक्षर से बना, जिंक, जिंक Zn। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक
इन भाषाओं के उनके नामों से लिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे लौह को, लोहे को, ऐसे तो अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, परंतु ये एफी से लिया गया है, और एफी का मतलब होता है लैटिन नाम फेरम होता है। ठीक, तो ये इस टाइप से व्युत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक होता है Na, जो कि नाइट्रियम से लिया गया है, और पोटेशियम का K, जिसको केलियम से लिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ लैटिन नाम जो है वो किस प्रकार से हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पूरा का पूरा टेबल आपको दिया गया है। इस टेबल में देख लीजिए प्रतीक कौन सा किसका है, और ये वो सारे तत्व हैं जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। Al से एल्यूमिनियम, Ar से आर्गन, Ba से बेरियम, B से ब्रोन, Br से ब्रोमीन, Ca से कैल्शियम, C से कार्बन, Cl से क्लोरीन, Co से कोबाल्ट, Cu से कॉपर। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहें ना, तो ये सब अल्फ़ाबेट वाइज सजाया हुआ है। मतलब A से पहले लिखल है दूगो, फिर B से लिखल है, फिर C से लिखल है। देखिए F से फ्लोरीन, Au से ऑरम, ठीक है, H से हाइड्रोजन, I से आयोडीन, Fe से आयरन, Pb से लेड यानी सीसा, Mg से मैग्नीशियम, Ne से नियॉन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, K से पोटेशियम, Si से सिलिकॉन, Ag से सिल्वर चांदी, Na से सोडियम, S से सल्फर, U से यूरेनियम, Zn से जिंक। आप याद रखें इस सब का, आपको कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ के बारे में है। इधर हम लोग पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अब ये सारे हम लोग अभी क्या सीख रहे थे? अभी हम लोग सीख रहे थे परमाणु प्रतीक। अब हम लोग सीखेंगे परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान मतलब जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु के सारे लक्षण को व्यक्त करता है। अभिलाक्षणिक मतलब परमाणु द्रव्यमान परमाणु के तत्व के सारे लक्षण को व्यक्त करता है। अब इस पे हम जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप 10th क्लास में जब आवर्त सारणी पढ़िएगा तो बहुत दिनों तक लोग परमाणु द्रव्यमान को ही मान रहा था कि अभिलाक्षणिक है, वो डाल्टन से ही लिया गया था। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक ने इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। और चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उनके यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। एक परमाणु द्रव्यमान को तौल नहीं सकते थे, तो ये इन्होंने सापेक्ष मतलब तुलना कर करके ज्ञात करने लगे। और यह हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में चलते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तो संकेत के बारे में था, जो कि आपको जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है। पूरे सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है, समय समय पर एक बार उपयोग करते रहें। आप स्वतः इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे और याद हो जाएगा। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है, उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, निर्मित है। प्रायोगिक तौर पे यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कार्बन अपने 4 और 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से के साथ संयुक्त होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। होती है, मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के क्या करते हैं? बराबर मानते हैं। अब तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान O1 यूनिट होगा। ये आपको दिख रहा होगा कि O1 तो लिख सकते थे तो O1 खाली लिखते, परंतु ये जो 1.0 के रूप में लिखल है, साइंस में ऐसे ही लिखा जाता है संख्या, इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, बाद में आप पढ़िएगा। तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्देशित करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान AMU द्वारा व्यक्त किया जाता था, लेकिन आजकल इसको हम केवल U द्वारा, नवीनतम अनुमोदन के द्वारा U द्वारा, यूनिफाइड द्रव्यमान, U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड द्रव्यमान। तो AMU का मतलब क्या होता था? एटॉमिक मास यूनिट।
प्रदर्शित करते हैं, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथा संभव पूर्णांक में, किसमें, पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक है। इसलिए हम पॉइंट में नहीं लेते हैं, 1.33 नहीं लेते हैं। इस टाइप से हम क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे और उसको पूर्णांक में लेंगे, अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों को भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया, और वैज्ञानिक ने जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान को 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। मतलब प्रारंभ में ऑक्सीजन के आधार पर परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या की गई। दो कारण में इसमें सुगमता थी। पहला कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता था, और दूसरा इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक रूप में व्यक्त हो रहे थे, इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया। आपको पता होगा कि उन्होंने मेंडलीफ ने भी सजाने के लिए, जो 10th में आप आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, मेंडलीफ ने भी सजाने के लिए किसका उपयोग किया था, ऑक्सीजन का। ताकि क्यों किया था, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों के साथ संयोग करता है, जिससे हमें तुलना करने में आसानी हो जाती है। तथापि 1961 ईस्वी में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप का नाम सामने आया, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लेते हैं, और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुआ है तो आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, मतलब उसके पास कोई बटखारा नहीं है, फिर भी वो फल क्या कर रहा है, बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है, वह एक तरबूज उठाता है और कहता है इसका द्रव्यमान 12 किलो है, 12 इकाई है, तो 12 तरबूजीय इकाई अर्थात 12 फल द्रव्यमान इकाई हो गया। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। मतलब इसी के सापेक्ष है। अगर हम 2 तरबूज निकालें तो किसी का द्रव्यमान 2 तरबूज 2 टुकड़े के बराबर है, किसी फल का द्रव्यमान 3 टुकड़े के बराबर है, और किसी फल का द्रव्यमान 5 टुकड़े के बराबर है। ठीक, तो इस हिसाब से उसके आधार पे, तो इसी हिसाब से कार्बन को भी लिया गया। अब देखिए कुछ परमाणु द्रव्यमान का यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको एकदम पूरा तरबूज का दिया गया है ना, फिगर 12 वाला आप समझ गए होंगे। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अब अगला सवाल यह आता है कि ऑक्सीजन को तो हमने इसलिए चूज किया था कि ऑक्सीजन सारे से अभिक्रिया करता था, फिर कार्बन को हमने क्यों चूज किया? तो जब बोहलर ने यूरिया का आविष्कार किया तो उसके बाद कार्बन के अरबों यौगिक बनने लगे, वो भी सबसे कर रहा था, तो इसलिए ऑक्सीजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील हमें कार्बन मिल गया। तो जब हमें ज़्यादा अभिक्रियाशील मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा से संपर्क करने वाला मिल गया, तो हम उसको छोड़ दिए ऑक्सीजन को। हमने आधार किसको मान लिया? कार्बन को। आपको आश्चर्य होगा, जितना सारे तत्व मिलकर यौगिक नहीं बनाते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा कार्बन अकेले बनाता है। इसीलिए केमिस्ट्री का पूरा एक ब्रांच पढ़ना है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें खाली कार्बन के बारे में पढ़ना है, और जितना आपका फिजिकल केमिस्ट्री मतलब अन्य तत्व के बारे में है उससे 4 गुना ज़्यादा ऑर्गेनिक है। ठीक, तो इसलिए कार्बन को एक्सेप्ट किया गया। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। ये आप थोड़ा बहुत याद कर लें, और खास तौर पे जो आपकी किताब में है ना उतना ही याद करें, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का याद करें, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1। कार्बन का कितना? 12। नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन का 16। सोडियम का 23। अब 23 यूनिट है, ठीक है, ये मत सोचिएगा 23 kg है, ठीक है। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। देख लेते हैं आगे भी दिया है? नहीं, इतना से आपका काम बन जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु के अस्तित्व मतलब ये दुनिया में परमाणु पदार्थों में परमाणु किस रूप में पाया जाता
है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते, मतलब ये स्वतंत्र रूप में घूमते नहीं रहते हैं, बल्कि परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। और ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर, पुंजित माने होता है इकट्ठा होना, जैसे आप किरण पुंज सुने होंगे, किरणों का इकट्ठा होना किरण पुंज, तो वैसे ही पुंजित होकर परमाणुओं का, आयनों का इकट्ठा होना, वो क्या कहलाएगा, आयन पुंज होकर वह द्रव्य बनाते हैं, मतलब पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। अब आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। और एक परमाणु को आंख द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो नैनोमीटर में है, इसलिए नहीं देख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, तो कार्बन के सापेक्ष, कार्बन 12 के सापेक्ष उसके 1/12वें भाग को हम परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अणु क्या है, परमाणु कैसे रूप में है, तो ये तो पता चल गया वो अणु के रूप में है। तो अब हम पता करते हैं अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब यहां से साफ साफ पता चला कि अणु परमाणुओं का समूह है, अणु परमाणुओं का समूह है जो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वो परस्पर आकर्षण बल, आकर्षण बल, वो रासायनिक बंधन क्यों बनता है, क्योंकि वो एक दूसरे को वो परमाणु खींचते हैं के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रहता है। क्या रहता है, स्वतंत्र रूप में रहता है, मतलब अणु स्वतंत्र रूप में रहता है, परंतु वो जिससे बना होता है परमाणु, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, रह सकता है, तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणुओं का निर्मित करते हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अणु एक ही तत्व से बने, या दो तत्व से, एक तत्व से बन सकता है और दो या दो से अधिक, जैसे H2, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, H2O, इसमें 2 तत्वों के परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का दूसरा ऑक्सीजन का। तो आप कह सकते हैं कि एक अणु एक तत्व के परमाणु से भी बन सकता है और एक अणु 2 तत्व या उससे अधिक परमाणुओं से, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 की बात करें तो इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलके ये बना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि तत्वों के अणु कैसे होते हैं। किसी तत्व के एक अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, मतलब बने होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम जैसे अनेक तत्व ऐसे हैं जिनको उसी तत्व में केवल एक ही परमाणु द्वारा अणु बन जाता है, यानी एक ही परमाणु अणु के रूप में रहता है, किसका, आर्गन, हीलियम, इस सारे तत्वों का। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है, ऑक्सीजन अणु, मतलब ऑक्सीजन का O2 लिखेंगे, ठीक है, इसलिए इसे द्विपरमाणविक अणु कहते हैं। जो एक परमाणु से बने उसे एकल परमाणविक अणु, जो 2 परमाणु से बने उसे द्विपरमाणविक अणु। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर ऑक्सीजन 3 परमाणुओं से भी संयोग कर लेता है, जिसे हम ओजोन परमाणु या O3 परमाणु कहेंगे, और यह कहलाएगा त्रिपरमाणविक अणु। किसी अणु की संरचना की अगर बात करें कि किस रूप में उसके अणु की संरचना होती है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ तत्वों की परमाणुकता। परमाणुकता मतलब कि उसमें कितने परमाणु हैं, उसके अणु में कितने परमाणु हैं। देखिए एक अगर परमाणु है, एकल परमाणुक है, उसकी परमाणुकता मतलब अणु में अगर एक परमाणु है, अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। तो आर्गन की 1 परमाणुकता है, मतलब आर्गन को आप सीधे सीधे Ar लिखिए। हीलियम का 1 परमाणुक है, मतलब हीलियम को आप सीधे सीधे He लिखिए। ऑक्सीजन 2 परमाणुविक है, मतलब ऑक्सीजन जब भी लिखाएगा ना वो तब लिखाएगा O2 के रूप में। हाइड्रोजन 2 परमाणुविक है, मतलब ये लिखाएगा H2 के रूप में। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक है, मतलब ये लिखाएगा N2 के रूप में। क्लोरीन द्विपरमाणविक है, मतलब ये लिखाएगा Cl2 के रूप में। वैसे ही फास्फोरस चतुष्परमाणविक है, मतलब ये लिखाएगा P4 के रूप में। और सल्फर बहुपरमाणुक है, इसको S8 भी लिखते हैं, मतलब ये 8 परमाणु मिलके भी अणु बनाता है, या कभी कभी तो ये 18 को भी मिलके बनाता है।
ठीक। तो ये बहुपरमाणविक है, मतलब बहुत सारे परमाणु मिलके भी सल्फर अणु बनाते हैं। 9, 10, 12, 14 जो आपका सल्फरकृत, जिसको बलकृत कहते हैं, ठीक है, बलकृत, तो उसमें क्या होता है, जैसे रबर का छोटा सा चीज को में अगर सल्फर मिला के बलकृतकरण कर दिया जाए तो वो बहुत बड़े मात्रा में एक मजबूत टायर बना देगा। जो टायर होता है ना, वो रबर को बलकृत सल्फर के साथ अभिक्रिया करवा के बनाया जाता है। और सल्फर क्या होता है, किसी चीज को जोड़ देता है जबरदस्त, क्योंकि ऐसा जाल बनाएगा जिस जाल को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए टायर को तोड़ना मुश्किल है, आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सल्फर से बलकृत किया जाता है, सल्फर से उसका जाल बनावल जाता है। धातु, सोडियम जो होता है एक परमाणु होता है, मतलब सोडियम जब भी लिखाएगा Na लिखाएगा। आयरन एक परमाणु होता है, आयरन को आप Fe लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम एक परमाणु होता है, तो एल्यूमिनियम को आप Al लिख सकते हैं। कॉपर एक परमाणु होता है, तो कॉपर को आप Cu लिख सकते हैं। जब अभिक्रिया करेगा तो इसका एक परमाणु ही अभिक्रिया कर जाएगा, परंतु हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऐसा बात नहीं है। अब हम लोग यौगिकों की अणु की बात कर रहे हैं। अब ये सारे अणु क्या थे अभी अभी लिखे, जो आप अगर देखिए, सोडियम में हम दूसरा तत्व यूज नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन में दूसरा तत्व यूज नहीं कर रहे थे, इसलिए इस सबको हम तत्वों की अणु कहेंगे। और अगर यौगिकों की अणु होगी तो उसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे। जैसे जल होगा तो जल अगर H2O है तो इसमें देखिए ये एक यौगिक है, मतलब आप तत्व का अणु और यौगिक के अणु में एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर एक ही परमाणु है, एक ही तत्व है, तो वो तत्व का अणु है। अगर उसमें 2 तत्व हैं या 2 से अधिक तत्व हैं तो यौगिक का अणु है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो कि आप सारणी 3.4 में देखेंगे। चलिए देखते हैं। जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 1:8 में मिलता है तब जल बनता है। अमोनिया पहले ही बात कर चुके हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में मिलता है तब बनाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में मिलता है तब बनाता है। और ये सब में चूंकि 2 तत्वों के परमाणु हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे यौगिक का ये अणु है। क्लियर। अब एक क्रियाकलाप करते हैं। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान के अनुपात के लिए आप 3.4 सारणी देख चुके हैं, ये ऊपर वाला सारणी। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को 3.2 में देखिए, ऊपर आपको एक दिया गया था सारणी में 3 और आप उसके परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं, उसके सारे को जोड़िए जल अणु में प्रयुक्त परमाणु द्रव्यमानों को, तो आपको ऐसा मिलेगा। जल के पे यहाँ पे विचार करते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना अनुपात है, 8 है। अब हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 16 है। तो आप अगर देखिए तो हाइड्रोजन का 1/1 करेंगे तो कितना निकलेगा, 1, और ऑक्सीजन का 16/8 करेंगे। आप याद होगा, अगर आप कभी मूलानुपाती सूत्र इसको कहते हैं, जो ये आप द्रव्यमान अनुपात वाला निकाल रहे हैं, ठीक, इसका जो न्यूनतम, इसको सरलतम सूत्र आगे आएंगे तो पता चलेगा। तो 8/16 कितना आया, 1/2। तो इसको सरलतम अनुपात में, चूंकि हमें पता है डाल्टन के नियम से कि जब भी तत्व संयोग करेंगे तत्व का परमाणु, तो वो पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। यहाँ पे वो परिमेय संख्या मिल रहा है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप देखिए 1/2 को हमको पूर्ण बदलना है। दिमाग लगाइए, मैथ थोड़ा 2 से अगर गुना कर दें, 2 से 2 कट जाए, पूर्ण संख्या बदल जाएगा। तो अगर 1 का करें तो दूसरों का करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आगे इस प्रकार जल का अणु 2:1 में होगा और हमारा सूत्र होगा H2O। अब हम लोग बात करते हैं, अणु समझ गए, परमाणु समझ गए, एक और भी शब्द आया था आयन। ये आयन कैसे बनता है,